ठीक है, तो पहले स्टार्ट करते हैं 3D के बेसिक्स से। जैसे आपको पता है कार्टेशियन प्लेन 2D में हम कार्टेशियन प्लेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं, 3D में उसी तरह से एक एक्स एक्सिस होएगा, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस, है ना। लेट्स हमने ऐसे ले लिया, ये ले लेते हैं जेड एक्सिस, इसे ले लेते हैं हम एक्स एक्सिस और इसे ले लेते हैं लेट्स से वाई एक्सिस। ठीक है, और जैसे हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस नेगेटिव एक्स एक्सिस होता था, इसमें भी ऐसे ही होगा। तो लेट्स से ये पीछे की तरफ ये नेगेटिव जेड हो गया हमारा, इसी तरह से नीचे हमारा नेगेटिव वाई हो जाएगा और इसी तरह से यहाँ पर ये नेगेटिव एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और जैसे हमारे 2D में क्या करते थे, कार्टेशियन प्लेन में हम 4 क्वाड्रेंट बोलते थे, है ना। हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेकर 4 क्वाड्रेंट्स बोलते थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 क्वाड्रेंट। यहाँ पर क्या होते हैं, ऑक्टेंट्स होते हैं। 3D में क्या होते हैं, 8 ऑक्टेंट्स होंगे हमारे, 8 ऑक्टेंट्स बोलते हैं। अच्छा, 8 ऑक्टेंट्स से मतलब क्या है, एक मैं तुम्हें फिगर भी दिखा देता हूँ। एक जैसे मान लो ऐसे दिया हुआ है फिगर, देखो सभी को दिख रहे हैं बेटा, इसमें 8 रूम्स दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, 4 ऊपर 4 नीचे, सभी को। यस है ना। यस तो इन्हीं को हमने क्या बोल दिया, 8 ऑक्टेंट्स बोल दिया। क्या बोल दिया, 8 ऑक्टेंट्स बोल दिया। ठीक है, एक्सिस तो हमें पता ही, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो स्पेस के अंदर यहाँ पर 8 ऑक्टेंट्स हो गए 3D स्पेस में। तो ये 8 रूम्स जो दिखाई दे रहे हैं, ऊपर 4 और नीचे 4, वो इन तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से मिलकर बन रहे हैं। ठीक है, कोई पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव अगर लेता हूं मैं, तो पहला एक ऑक्टेंट बन जाएगा। फिर किसी में मैं एक्स क्या लूंगा, नेगेटिव ले लूंगा, वाई और जेड पॉजिटिव ले लूंगा दोनों, तो वो एक और ऑक्टेंट बन जाएगा। तो इस तरह से टोटल 8 ऑक्टेंट्स आएंगे। ठीक है, अब इन 8 ऑक्टेंट्स को लिखते कैसे, लिखने का क्या तरीका है, लेट्स से मैंने तीनों ही पॉजिटिव ले लिए, तो मैं ऐसे लिख दूंगा, फर्स्ट ऑक्टेंट एक्स ओ वाई जेड, मतलब ओ यहाँ पर जो है वो ओरिजिन का काम करेगा, मतलब बीच में ओरिजिन वाला पॉइंट लिख देते हैं ओ। तो एक्स ओ वाई जेड का मतलब है, हम कह रहे हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों क्या है, पॉजिटिव। तो ऑक्टेंट वो वाला लिया हमने, मतलब वो वाला रूम ले लिया जिसमें तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या है, पॉजिटिव। तो उसके अंदर जो भी पॉइंट्स होंगे अगर मैं लिखूंगा, तो वो तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जैसे ऐसा पॉइंट लिख दिया, तो ये वाला पॉइंट इसमें लाई करेगा। ठीक है, लाइज इन एक्स ओ वाई जेड ऑक्टेंट। क्लियर है। इसी तरह से एक्स नेगेटिव कर दिया, वाई और जेड पॉजिटिव रख दिए। फिर ऐसा कर सकते हैं, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव कर दिया और जेड पॉजिटिव। फिर एक्स ओ वाई जेड नेगेटिव कर दिया। और क्या हो सकता है, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव जेड पॉजिटिव। फिर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव जेड नेगेटिव, या ऐसे हो सकता है एक्स पॉजिटिव ओ वाई जेड और वाई और जेड दोनों नेगेटिव, और या फिर तीनों नेगेटिव, है ना। काउंट करो कितने हो गए, टोटल 8 हो गए, 2 4 6 और ये 8, है ना। तो ये हमारे 8 क्या हो गए, ऑक्टेंट्स हो गए। क्लियर है सभी को। यस ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तुम्हें कि -1 2 और 3, ये कौन सा ऑक्टेंट में आएगा बताओ, लाइज इन एक्स किस ऑक्टेंट में आएगा, एक्स डैश ओ वाई जेड में, है ना, क्योंकि वाई और जेड पॉजिटिव है और एक्स वाला क्या है, नेगेटिव है। क्लियर हो गया सभी को। यस ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अब आता है कि कोई पॉइंट लेते हैं, लेट्स से एनी पॉइंट ऑन, अगर एक्स एक्सिस पे पॉइंट होगा 3D में, तो कैसा पॉइंट होगा वो, एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ले लिया, x, 0, 0। हाँ एक्स कॉमा जीरो, मतलब एक्स जो होगा वो नॉन जीरो होगा कुछ, और वाई और जेड जो होंगे वो दोनों जीरो होंगे, राइट। और जो ओरिजिन हो गया वो तो तीनों के लिए लाइक जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो वाई जीरो जेड जीरो। ठीक है, चलो मैंने अब एक क्या करा, मैंने एक पॉइंट ले लिया और पॉइंट दे दिया कुछ ऐसा, पॉइंट ले लिया लेट्स से। अब आपको क्या करना है, जो मैं पॉइंट ले रहा हूँ उसका डिस्टेंस बताना है, एक्सिस से बताना है, प्लेन से बताना है। अच्छा, जब मैं एक्स वाई प्लेन बोलता हूँ तो ये बात समझ में आती है बेटा सभी को, एक्स वाई प्लेन का मतलब क्या है। जैसे आपका रूम हो गया, तो रूम में क्या हो गया, एक लेंथ हो गई, एक ब्रेड्थ हो गई और एक हाइट हो गई। तो जो आपका फ्लोर है, अगर मैं एक्स एक्सिस लेता हूँ लेंथ को, ब्रेड्थ ले लेता हूँ वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस को हाइट ले लेता हूँ, तो मेरा जो एक्स वाई प्लेन होगा वो मेरा फ्लोर होगा, राइट, है ना। जो वॉल होगी एक साइड की, राइट साइड की, तो उसमें एक्स एक्सिस अगर आ रहा है और जेड एक्सिस, तो उसमें एक्स जेड प्लेन बोल देंगे उसे। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ एक्स वाई प्लेन, तो समझ जाओगे ना मीनिंग क्या मतलब इसका। ठीक है, yes, तो ये दोनों चैप्टर जो है वेक्टर 3D, इसमें थोड़ा सा ना विजुअलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है
कि 3D सिस्टम में आपको विजुलाइज करना आना चाहिए कि पैरेलल कब है, परपेंडिकुलर कब है, प्लेन कौन सा बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिया हमने लेट्स से बेसिक सा कि अगर एक पॉइंट है P, लेट्स से 2 -3 4, तो आपको बताना है इज क्लोजेस्ट टू which coordinate axis और प्लेन। आपको बताना है ये जो पॉइंट मैंने लिखा है ये किस एक्सिस से, मतलब एक्स वाई जेड एक्सिस में से किस एक्सिस से या प्लेन से, प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन या जेड एक्स प्लेन में से किससे सबसे क्लोजेस्ट है। क्लोजेस्ट मतलब सबसे कम डिस्टेंस पर है। तो पहले तो हमें डिस्टेंस निकालने पड़ेंगे। तो पहला डिस्टेंस हम निकालते हैं किसके साथ, लेट्स से एक्स एक्सिस। वाईजेड प्लेन। हाँ चेक करते हैं कैसे, पहले एक एक क्या रहा आपका वाईजेड प्लेन आ रहा है, हाँ वाईजेड प्लेन से सबसे क्लोजेस्ट होगा, वेरी गुड, हाँ बिल्कुल ठीक है। पर हम एक एक करके निकाल लेते हैं। पहले एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस निकालोगे तो कैसे निकालेंगे, एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस निकाल रहे हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कर रहे हैं पहले, तो आपको पता होना चाहिए कि जब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा क्या हो जाएगा। जब आप एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ऐसे सोचो ये आपका 3D सिस्टम है, इसमें एक्स लिया था मैंने, वाई लिया था और ये जेड लिया था। अब मैं एक्स एक्सिस से निकाल रहा हूँ, कोई पॉइंट ऐसा है मान लिया 2 -3 4, ठीक है, उसका मैं एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकाल रहा हूँ। डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो सोच के देखो एक्स एक्सिस पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा नीचे वो कैसा लोगे आप, यही तो लोगे 2 0 0, राइट, क्योंकि वर्टिकली उसके नीचे है बिल्कुल। तो अगर वर्टिकली नीचे P पॉइंट के नीचे Q है तो उसका x तो चेंज नहीं होगा, 2 का 2 ही रहेगा, y और z ऑब्वियसली 0 होंगे। तो जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला तो सभी को याद है भाई, बताना पड़ेगा। हाँ क्या था डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर मान लो दो पॉइंट है P, एक पॉइंट है x1 y1 z1, मैं ज्यूम करके चल रहा हूँ, ये छोटी छोटी बातें आपको पता है अभी। तो P क्यू डिस्टेंस क्या होता था, मतलब 2D में करते थे, यहाँ पर 3D में z वाला आ जाएगा बस, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ये होता था हमारा। तो जब आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे आपको पता है 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, और -3 को 0 में से माइनस करोगे -3 आएगा, उसका स्क्वायर क्या होगा 9, और 4 में से 0 को माइनस करोगे वो भी 4 का स्क्वायर क्या आएगा 16, तो 9 + 16 कितना आ गया 5 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये आ गया मेरा x एक्सिस डिस्टेंस। अब इसी तरह से जल्दी से बता दो y एक्सिस से कितना होगा डिस्टेंस, y एक्सिस से क्या आएगा, जब y एक्सिस से मेजर करेंगे तो इस पॉइंट का क्या आएगा डिस्टेंस, उसमें हमारा 2 का स्क्वायर आएगा, जो -3 वाला वो नहीं आएगा, इस बार 0 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर आएगा, √32 √32 y एक्सिस से 16 + 4 आएगा, 20 आएगा, राइट, यस सर। ठीक है। और अगर निकालना है z एक्सिस से तो ये बता दो, z एक्सिस से निकालेंगे तो क्या होगा, x और y वाले आएंगे, z वाला नहीं आएगा, तो 2 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर यानी 9 ही लिख दो डायरेक्टली, तो क्या आएगा √13 यूनिट्स, ठीक है। अच्छा अब निकालते हैं, पॉइंट था हमारा, मैं पॉइंट दोबारा लिख देता हूँ, पॉइंट है हमारा 2 -3 4। अब निकालते हैं प्लेन से, हमने तीनों एक्सिस से तो निकाल लिया, अब एक एक करके प्लेन का निकालते हैं। सबसे पहले निकालते हैं एक्स प्लेन से, एक्स वाई प्लेन से। तो जब एक्स वाई प्लेन से निकालोगे, सोचो कैसे निकालोगे डिस्टेंस, फिर वही इमेजिन करो जो मैंने बोला है। देखो मैं फॉर्मूले डायरेक्टली लिखवा सकता हूँ कि मैं देखो ऐसे निकालता है डिस्टेंस, पर आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो कहीं ना कहीं पे कहीं कॉन्सेप्ट आएगा तो आप लिंक नहीं कर पाओगे। तो लेट्स से P पॉइंट है 2 -3 4, ये वाला पॉइंट है, आप इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल रहे हो एक्स वाई प्लेन से। तो लेट्स से ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन आपको समझ में आ रहा होगा कौन सी की बात कर रहा हूँ, ये वाला प्लेन आपका एक्स वाई प्लेन। तो यहां से कह रहा हूं मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो ऐसे तो होगा कुछ, है ना। ये मान लेते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर है Q। तो अब सोच के देखो P पॉइंट हवा में था कमरे में, 2 -3 4, उसका आपने फुट निकाला फ्लोर के ऊपर, तो जो फुट होगा उसमें क्या होगा सोचो, x और y क्या होगा, x और y तो चेंज ही नहीं होंगे, 2 -3 ही रहेंगे, राइट। सिर्फ जो z वाला पॉइंट है वो अब क्या हो जाएगा, हाइट क्योंकि 0 हो गई, बिल्कुल फ्लोर पे ले लिया, तो फ्लोर पे z वाला जो कोऑर्डिनेट था वो 4 की जगह 0 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो जब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालोगे तो क्या होगा, 2 और 2 और -3 + 3 बन जाएगा, वो तो आएंगे ही नहीं, तो 4 - 0 का स्क्वायर करोगे तो 4 का स्क्वायर 4 यूनिट्स आएगा। क्लियर है सभी को, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह से अब समझ में आ गया हमें कि भाई जिस प्लेन से निकालते हैं उस वाले प्लेन के एक्स और वाई वाले कोऑर्डिनेट को छोड़कर जेड का कोऑर्डिनेट का स्क्वायर कर दो। इसी तरह से निकालना है वाई जेड प्लेन से,
तो जब वाई जेड प्लेन से निकालोगे तो क्या हो जाएगा, वाई और जेड को भूल जाओ, 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर यानी 2 यूनिट आ जाएगा रूट हट के, और लास्ट में एक्स जेड प्लेन से निकाल रहे हैं, तो एक्स जेड प्लेन से क्या आएगा, एक्स तो जेड को भूल जाओ, वाई का स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर 9, 9 का रूट 3 यूनिट्स। तो जैसे कि किसी ने बोला था, काव्य ने बोला था, ठीक है काव्य आपने ही बताया था ना, Yes, sir. वाई जेड प्लेन से भाई सबसे शॉर्टेस्ट आ रहा है, क्योंकि 2 यूनिट्स 4 यूनिट से भी कम है, रूट 13 से भी कम है, रूट 20 से भी कम है, सबसे कम आ रहा है, ठीक है। तो सबसे क्लोजेस्ट यानी कि ये वाला जो पॉइंट है वाई जेड प्लेन के सबसे क्लोजेस्ट होगा, ठीक है भाई। तो पी पॉइंट क्लोजेस्ट टू वाई जेड प्लेन, क्लियर है सभी को। सर इसका कोई शॉर्टकट नहीं है? शॉर्टकट वाई जेड प्लेन से बताने का, यस सर। डायरेक्टली देखो ऐसे देख सकते हो आप, जैसे मैंने समझाए आपको, तो ये लिखने में कितनी देर लगेगी, अगर आपको डायरेक्टली अब समझ में आ गया तो कितनी देर लगेगी, मुश्किल से 30 सेकंड 40 सेकंड सभी निकाल सकते हो। शॉर्टकट कैसे भाई, वाई एक्सिस से आप डायरेक्टली देखकर अब समझ गए ना कि वाई एक्सिस से जब निकालते हैं पॉइंट तो कैसे निकालते हैं, क्या निकालेंगे, जब वाई एक्सिस से पॉइंट लेंगे तो वाई वाला कोऑर्डिनेट को भूलकर एक्स और जेड के स्क्वायर करके देख लो कितना आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ठीक है, मतलब जो भी आएगा रूट 20 रूट 13 जो भी आ रहा है। फिर जेड एक्सिस से भी निकाल लिया जल्दी से, एक्स वाई प्लेन से आपको पता लग गया कि जेड वाले पॉइंट को स्क्वायर कर दो, जेड वाला पॉइंट ही होगा, मतलब मॉडुलस में लिख दो, मतलब बेसिकली एक्स वाई प्लेन से अगर डिस्टेंस निकालना है तो मॉड जेड वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो लिख दो, है ना। इसी तरह से जब वाई जेड प्लेन से निकालोगे तो मॉड एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिख दो, और एक्स जेड जब प्लेन से निकालोगे तो वाई वाला कोऑर्डिनेट लिख दो, तो आपको डायरेक्टली पता लग गया, मुश्किल से आधा मिनट लगेगा, 40 सेकंड मैक्स, ठीक है। यस। ये तो मैं समझा रहा था इसलिए समझाना पड़ा लाइक इस तरह से मुझे, फॉर्मूला तो मैं लिखवा दूं डायरेक्टली कि क्या होगा, बट वो याद तो है ना करोगे तुम, तुम्हें समझ में ही आ गया, क्या फायदा, हर एक के लिए लर्न करना पड़ेगा कि एक्स जेड प्लेन के लिए कैसे निकालते हैं, वाई जेड प्लेन के लिए, सारे वो मैं बार बार एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में लिखता जाऊंगा, कोई फायदा ही नहीं, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। Yes, sir. नेक्स्ट अब आता है लेट्स से क्वेश्चन, अच्छा बेसिक जो जैसे मैं कह रहा था डिस्टेंस फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर एक आता है सेक्शन फॉर्मूला, याद है सभी को, सेक्शन फॉर्मूला कि अगर एक पॉइंट है P और एक पॉइंट है Q, इन दोनों पॉइंटों को लेट्स से पॉइंट ऐसे x1 y1 z1 और ये x2 y2 z2, इन दोनों पॉइंटों को एक पॉइंट है लेट्स से R, वो डिवाइड करता है किस रेशियो में, लेट्स से m/n रेशियो में। तो जो R पॉइंट की कोऑर्डिनेट है, अभी मैं जो डिवीजन ले रहा हूँ कैसे ले रहा हूँ, इंटरनली, कैसे ले रहा हूँ इंटरनली, मतलब P और Q के कहीं बीच में R पॉइंट, तो इंटरनल डिवीजन बोलते हैं इसे। तो m/n रेशियो का मतलब क्या है, m/n रेशियो का मतलब है PR/RQ, ये रेशियो बात कर रहे हैं। तो ये रेशियो अगर m/n है तो जो R पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कुछ ऐसे होंगे, m को मल्टीप्लाई कर दो किससे, x2 से, n को मल्टीप्लाई कर दो x1 से डिवाइड बाय m प्लस n, इसी तरह से y के लिए कर दो m प्लस n, और इसी तरह से z के लिए कर दो, ठीक है, मतलब उल्टा करना है, m को मल्टीप्लाई करना है सेकंड वाले पॉइंट से, n को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट वाले से कोऑर्डिनेट से। और अगर मैं इसमें क्या बोल दूं, मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालो, मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ PQ, तो ऑब्वियस सी बात है जब मिड पॉइंट ले रहे हो तो रेशियो जो m/n थी, m/n वो 1:1 हो जाएगी, तो 1:1 पुट करोगे तो R पॉइंट कैसा आएगा, x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 और z1 प्लस z2 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, ठीक है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। फिर एक आता है एक्सटर्नल डिवीजन, अगर P और Q ऐसे और जो पॉइंट R है वो इस बार एक्सटेंड करने पे बाहर लाइक आ रहा है ऑन द लाइन जॉइनिंग, लेकिन अभी भी R divides if R divides PQ in m/n रेशियो एक्सटर्नली, इस बार मैंने बाहर लिया एक्सटर्नली, तो फिर जब मैं बोलता हूँ m/n, तो इस बार जो m/n रेशियो होगी वो कैसे ली जाएगी, वही जैसे पहले लेते थे PR/QR वैसी ली जाएगी, मतलब इस बार m इस तरह से ले रहे हो और n इस तरह से ले रहे हो, ठीक है। तो फिर जो रेशियो अगर m/n रेशियो है तो R के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे अब कैसे लिखे जाएंगे, बस अब इतना करना, mx2 माइनस कर देना प्लस की जगह बस, ठीक है भाई, mz2 माइनस mz1 डिवाइड बाय m माइनस n, तो प्लस की जगह बस माइनस कर देना, ठीक है, क्लियर है सभी को। यस सर। तो एक्सटर्नली में माइनस है और इंटरनली में प्लस करना है, ठीक है। ये सारे के सारे जो ये सेक्शन फॉर्मूला है बेसिकली इसको आप डराइव कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूले से ही आ जाता है निकाल के, कुछ इतना लाइक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि कैसे आया, निकल जाता है, बट डेरिवेशन चलो इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं बता नहीं रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला ये आपने पढ़े हुए,
ये पता होना चाहिए आपको। अब इसके बाद आता है लाइक वेक्टर के बारे में बात करते हैं। वेक्टर जब बोलते हैं तो सबसे पहले वेक्टर होता क्या है? वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है, पढ़ चुके फिजिक्स में आप, कि वेक्टर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो दोनों ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, उसको हम क्या बोल देते हैं? वेक्टर बोल देते हैं। ठीक है। स्केलर होते हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। ओके। अब आता है कि जब हम डायरेक्शन बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितना अमाउंट। जैसे मैंने फिजिकल क्वांटिटी अपना क्या करा, मास मेजर किया, तो मेरा मास लेट से 10 kg है, या किसी भी थिंग का मास क्या है, 10 kg है। अब क्या होगा, मास जब हम बोलते हैं तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन जब हम बोलते हैं वेट, तो ये पढ़ चुके आप फिजिक्स में, मास वेट में डिफरेंस क्या होता है? वेट एक तरह का फोर्स होता है, तो फोर्स की डायरेक्शन होती है। जैसे हमारा जो वेट होता है वो टुवर्ड्स अर्थ के सेंटर में क्या है, डायरेक्टेड है, मतलब वहीं उसकी डायरेक्शन है, तो वेट का डायरेक्शन निकलेगा हमारा। तो वो क्या हो गया, आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। मास जो होता है उसकी कोई यूनिट, मतलब यूनिट होती है, और स्केलर होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होगा बट डायरेक्शन नहीं होगी। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ओके। सुजल बेटा अपना वीडियो टर्न ऑफ रखो, एंड अमन यू टू। अमन आपको भी वीडियो टर्न ऑफ रखना है अपना। ओके। तो मास जो है वो एक फिजिकल लाइक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती। वेट का डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, दैट्स व्हाई इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। ऐसी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ये पढ़ चुके तुम फिजिक्स में, मतलब वेक्टर जो है आपका लाइक टॉपिक जो आप फिजिक्स में बेसिक आपने पढ़ा है वही चीज है, बट मैथमेटिकली थोड़ा सा करना है भी, कि मैथ्स में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, क्या फॉर्मूले, क्या लॉजिक बेसिक लगाने। ठीक है। तो अब आता है कि वेक्टर तो आप सभी को पता है क्या होता है। अब आता है किसी भी वेक्टर को अगर मुझे डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करा जाता है। तो जैसे मैंने वेक्टर लिखा ए, तो उसको ऐसे ऊपर एरो लगा देते हैं वेक्टर के लिए। और कैसे लिखा जाता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख दिया, जो मैंने मॉड में लिखा है ए, इसका मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड है। क्या है ये? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और साथ में मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसके यूनिट वेक्टर से। ये क्या है? यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? यूनिट वेक्टर जो होता है ऐसा वेक्टर होता है जिसकी लेंथ 1 होती है, और वो हमें क्या देता है? सिर्फ सिग्निफाइज डायरेक्शन। ये हमें क्या देता है? डायरेक्शन देता है। तो अगर मुझे स्पेस के अंदर सोच के देखो, अगर मुझे स्पेस में, जैसे ये 3D स्पेस है भाई, 3D स्पेस में अगर मुझे कोई डायरेक्शन बता दे कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से और जेड एक्सिस पर कितने एंगल पर जाना है, तो मुझे कोई डायरेक्शन दे दे ओरिजिन से कि इस डायरेक्शन में जाना है, तो अगर मुझे डायरेक्शन मिल जाए और फिर मुझे ये भी पता लग जाए कि कितनी लेंथ तक जाना है, मतलब मैग्नीट्यूड पता लग जाए कि भाई यहां तक जाना है, इतनी लेंथ तक जाना है, लेट्स से ये 3 यूनिट है, तो मैं यूनिकली एक जो वेक्टर है वो डिफाइन कर सकता हूँ कि वो इस तरह से कोई वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 3 होगा और डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। तो जो मैग्नीट्यूड हो गया उसको हमने मॉड ए से रिप्रेजेंट कर दिया, और जो यूनिट वेक्टर उसके ऊपर मैंने ए के ऊपर एक कैप बना दी, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर जो होता है एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और यूनिट वेक्टर काम क्या करता है? सिर्फ हमें डायरेक्शन देता है। ठीक है। अच्छा, और कैसे लिखा जाएगा? एक तो ये तरीका हो गया, ऐसे भी लिखेंगे, ए वेक्टर को ऐसे लिख देंगे, A1 I प्लस A2 J प्लस A3 K, इस तरह से भी लिख देते हैं। अब इसमें इसका इनका मतलब क्या है? ये जो हमने लिखे आई जे के, ये क्या है? आई जे के, ये हमारे यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर्स अलोंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। मतलब आई जो लिया मैंने यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ले लिया, जो जे है मैंने वाई एक्सिस की डायरेक्शन में ले लिया, और जो के है वो यूनिट वेक्टर जेड एक्सिस की डायरेक्शन में ले लिया। सबका मैग्नीट्यूड 1 1 है, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आई कैप लिख दिया, जे कैप और के कैप, और जो साथ में लिखा है A1 A2 A3, ये क्या है? ये उनकी क्या है, इनको बोलते हैं हम स्केलर कंपोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A1 A2 A3, ये क्या है? हमारे स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए वेक्टर के क्या है? स्केलर कंपोनेंट। मतलब हमने ये बता दिया कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में इतनी लेंथ तक लेना है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इतनी लेंथ लेनी है, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में इतनी लेंथ लेनी है। जैसे अगर कोई पॉइंट लिया, मैंने एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे मैंने एक पॉइंट लिया P 1 2 3, तो मैंने कह दिया उसका वेक्टर लिख के दिखाओ। अच्छा, पॉइंट जो होता है वो वेक्टर नहीं होता, एक ऐसा वेक्टर जिसमें अब वेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे जब, कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, कोप्लानर वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं,
तो उसमें अगर मैं बोलूं पॉइंट, क्या कोई पॉइंट एक वेक्टर है? तो पॉइंट एक मतलब वेक्टर, जीरो वेक्टर बोल सकते हो उसे। क्यों? क्योंकि पॉइंट का ना तो कोई मैग्नीट्यूड होता, ना ही उसकी कोई डायरेक्शन होती। तो लेकिन पॉइंट का एक पोजीशन वेक्टर होता है। क्या होता है? पोजीशन वेक्टर, जो कहां से मेजर करा जाता है? ओरिजिन। ऑरिजिन से मेजर, हाँ ऑरिजिन से मेजर करते हैं। तो लेट्स से एक पी पॉइंट है हमारा 1 2 3, तो 1 2 3 का ऑरिजिन से जो ये वाला वेक्टर होगा इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। अब ये जीरो वेक्टर नहीं है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर तो आपको दिख रहा होगा एक वेक्टर है जिसका लेंथ भी होगा, कुछ मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी है। तो अगर मैं सिर्फ पॉइंट के बारे में बोलूं कि पी पॉइंट क्या है, तो पी पॉइंट में बोलूंगा जीरो वेक्टर है। एक ऐसा वेक्टर ना तो जिसका कोई मैग्नीट्यूड है, क्योंकि पॉइंट की ना तो लेंथ ब्रेड्थ कुछ भी नहीं होती, और ना ही कोई डायरेक्शन होती। क्या बोलोगे कि पॉइंट की डायरेक्शन क्या है? लेकिन अगर पॉइंट का हम कह रहे हैं कि ऑरिजिन से इस डायरेक्शन में ऐसे मेजर करना है, तो इस वेक्टर को हम बोलेंगे पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। ठीक है? तो अब इस वेक्टर का मैंने क्या करा, ये जो लिखे हुए 1 2 3, अच्छा पहले इससे पहले वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि दो पॉइंटों को जब ज्वाइन करते हैं तो वेक्टर कैसे लिखा जाता है। तो जब दो पॉइंटों को ज्वाइन करते हैं तो वेक्टर ऐसे लिखते हैं। लेट्स से ए पॉइंट था x1 y1 z1 और बी पॉइंट था x2 y2 z2। तो दो पॉइंटों को जब ज्वाइन करेंगे तो ए बी वेक्टर ऐसे लिखा जाता है। बी वाले पॉइंट में से ए वाला पॉइंट क्या कर दो, माइनस करते जाओ, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, और इनके साथ क्या करो, ये तो इनके क्या हो गया, स्केलर कंपोनेंट हो गया, कितना कितना, इनके साथ इनके यूनिट वेक्टर लिख दो आई जे। तो इस तरह से हम किसी भी दो पॉइंटों को जब कनेक्ट करेंगे तो वेक्टर ऐसे लिखा जाता है ए बी। मतलब जब ए बी लिखते हैं तो ए बी और बी ए, अगर मैं बोलूं ए बी और बी ए, तो लाइन सेगमेंट जो लूंगा मैं ए बी और बी ए, उन दोनों की लेंथ तो सेम होगी, लेकिन ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर दोनों सेम नहीं है, वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। जैसे आपको पता होगा कि वेक्टर में भाई डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है, मैग्नीट्यूड तो ठीक है, पर दो चीजों का अगर मैग्नीट्यूड इक्वल है तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो वेक्टर भी इक्वल होंगे, उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। तो अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी जो वेक्टर है वो माइनस बी ए हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि ए बी का मैग्नीट्यूड और बी ए का मैग्नीट्यूड क्या दोनों का इक्वल होगा, तो आप कहोगे यस, Yes. दोनों का लेंथ इक्वल होगी। ठीक है? ओके। तो दो वेक्टर, जब दो पॉइंटों को जोड़कर हम वेक्टर लिखते हैं तो ऐसे लिखा जाता है। मतलब ए बी जब लिखोगे तो याद रखना है आगे वाले में से पीछे वाला पॉइंट क्या करते हैं, माइनस करके उनके साथ उनके यूनिट वेक्टर आई जे कैप लगा देते हैं और प्लस कर देते हैं। तो अब जब मैं बोल रहा था कि एक पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट का अगर मैं बोलता हूँ पोजीशन वेक्टर लिखो, तो पोजीशन वेक्टर जब भी बोलता है ना कोई, पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी इज ओपी वेक्टर। तो अगर मैं बोल दूं कि कोई वेक्टर लिखो जिसका पोजीशन वेक्टर बता रहा है कि पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर लिखो, तो आप समझ जाना कि पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का मतलब है ओ से लेकर पी तक का वेक्टर लिखना है। तो अब जब दो पॉइंटों को कनेक्ट करके हमें पता है कैसे लिखा जाता है वेक्टर, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड या 1 2 3 लिखा हुआ है, तो आप क्या करोगे 1 2 3 को ऑरिजिन जो ओ है पॉइंट पहले वाला पॉइंट उसमें से माइनस करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि 0 0 0 में से माइनस करोगे किसी भी पॉइंट को तो वही पॉइंट आ जाएगा। तो यानी कि 1 माइनस 0 करोगे 1 ही आएगा, साथ में आई कैप, 2 के साथ जे कैप और 3 के साथ के कैप। मतलब बेसिकली क्या करा हमने, जो भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो उस पॉइंट को बस आई जे कैप इस तरह से साथ में लिखकर छोड़ दोगे, तो ये आपका क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया। तो किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, समझ में आ गया? अगर कोई Yes. पॉइंट है एक्स वाई जेड तो उसका पोजीशन वेक्टर आप क्या लिख दोगे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है? अगर पोजीशन वेक्टर है तो पोजीशन वेक्टर हमने कहां से लेना है, हमेशा ऑरिजिन से लेना है किसी भी पॉइंट का। और दो पॉइंट अगर अलग से दे रखे हैं तो ऐसे निकालना है फिर, मतलब अगर ऑरिजिन नहीं है तो फिर इस तरह से निकालेंगे, आगे वाले पॉइंट में से पीछे वाले पॉइंट को माइनस करके। तो मैंने क्या बोले, इसमें ये जो लिखे होते हैं x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, ये क्या है, स्केलर कंपोनेंट। क्या है ये, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी, ये स्केलर कंपोनेंट है। और अगर मैं साथ में आई जे कैप भी लगा दूं तो फिर वो वेक्टर कंपोनेंट बन जाएगा। मतलब x2 माइनस x1 के साथ अगर मैं आई कैप भी लगा दूं, y2 माइनस y1 के साथ जे कैप और z2 माइनस z1 के साथ k कैप, ये हमारे क्या है, वेक्टर कंपोनेंट्स। ठीक है? क्योंकि इनके साथ इनके यूनिट वेक्टर भी आ गए। क्लियर है? और अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूंगा इसका, मतलब अगर लेंथ निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का रूट। इस तरह से हमने क्या निकाल दिया, मैग्नीट्यूड निकाल दिया। मतलब अगर किसी भी वेक्टर, ए वेक्टर मान लो ऐसा है, लेट ए वेक्टर था a1i a2j a3k, तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है
तो मैग्नीट्यूड मैं कैसे निकालूंगा, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर, मतलब जो स्केलर कंपोनेंट्स है उनका स्क्वायर करो और रूट के अंदर रख दो, ये हमारा क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है। अच्छा, कभी कभी बहुत रेयरली कभी कभी सिर्फ मैग्नीट्यूड ए को रिप्रेजेंट करने के लिए ए लिख देते हैं, मतलब उसके ऊपर एरो नहीं लगाएंगे, तो एरो नहीं लगाया और ऐसे बोल दिया तो ये भी मैग्नीट्यूड ही होता है। ठीक है, तो ये नोटेशन दोनों याद रखनी, मॉड में रख देते हैं या सिर्फ ए लिख देते हैं, ऊपर एरो नहीं लगाया। और फिर हमने पढ़ा था कि ए वेक्टर कैसा होता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर होता है, राइट। तो अगर मुझे कोई कहे यूनिट वेक्टर निकालो इसका, तो यूनिट वेक्टर साफ समझ में आ गया कैसे निकालेंगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। मतलब यूनिट वेक्टर बेसिकली एक वही वेक्टर की डायरेक्शन में होगा जो हमारा मेन वेक्टर था ए, तो ए की डायरेक्शन में ही होगा यूनिट वेक्टर, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड इस बार क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप क्या करोगे, जो ए वेक्टर दिया हुआ है जो भी दिया होगा, a1 i a2j a3k, उसको बस उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, जो कि a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर और a3 का स्क्वायर। क्लियर है सभी को? Yes, sir. इसके बाद आता है डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। जो डायरेक्शन कोसाइन है वो क्या होता है, सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन से पहले पढ़ते हैं। अगर कोई एक वेक्टर है जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ लेट से एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करने पर एंगल बना रहा है कितना, अल्फा बीटा गामा, तो इफ ए वेक्टर मेक्स अल्फा बीटा गामा एंगल्स विद द एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया, तो एक्स एक्सिस के साथ मान लो अल्फा एंगल बना रहा है वो, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बना रहा है, तो फिर कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये जो वैल्यूज होंगी इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन। और इनको हमने डिनोट कर दिया किससे, एल से, एम से और एन से। तो मतलब बेसिकली डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है, उनका सिग्निफिकेंस है कि वो हमें डायरेक्शन दे रहे हैं कि जो हमारा वेक्टर होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो अल्फा बीटा गामा एंगल पता है तो जो उसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे वो भी निकल जाएंगे कॉस लेकर, उनको हमने एक और सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया, एल एम और एन। अब ये निकालते कैसे, तो लेट से कोई भी एक वेक्टर गिवन है ए वेक्टर, तो उसके साथ लिखा हुआ है लेट से ऐसा लिखा हुआ है a1 i a2j a3k, ये लिखा हुआ है। इसमें ये जो a1 a2 a3 है इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, स्केलर कंपोनेंट भी बोल देते हैं और डायरेक्शन रेशियो भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज भी बोल देते हैं ऑफ ए वेक्टर। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस इन्हीं से निकलता है, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए कैसे निकालेंगे, a1 को डिवाइड कर दो मॉड ए से, फिर इसी तरह से a2 को डिवाइड कर दो मॉड ए से और a3 को भी डिवाइड कर दो मॉड ए से। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए जो है वेक्टर का, उससे a1 a2 a3 जो रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट्स थे स्केलर कंपोनेंट्स, उनको हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इनसे जो आंसर आएगा मतलब a1 अपॉन क्या, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर a3 का स्क्वायर, ये हमारा एल हो जाएगा। a2 को डिवाइड कर दो रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा m, और इसी तरह से n हो जाएगा, a3 को डिवाइड कर दो a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर और a3 स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, n हो गया। अब ऑब्वियसली बातें इन तीनों को देखकर तुम्हें समझ में आ रहा होगा, l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, अगर मैं तीनों को ऐड कर दूं स्क्वायर करके तो क्या आएगा आंसर, 1. 1 आएगा, क्योंकि नीचे वाला जो रूट है वो हट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट हट जाएगा और ऊपर क्या आएगा, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, वही सेम आ जाएगा। तो एक रिलेशन बन गया कि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। या फिर ऐसे लिख दो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू क्या होगा। अच्छा, मैं लेकिन एक क्वेश्चन दे दूं कि बताओ sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा और sin स्क्वायर गामा क्या आएगा, और अल्फा बीटा क्या है हमारे, angle formed by the vector with the positive direction of the x-axis, y-axis and z-axis measured anti-clockwise। तो फिर इसका सम कितना आएगा, cos sin में रिलेशन हमें पता है क्या होता है, तो ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो हर sin स्क्वायर को आप cos स्क्वायर में चेंज करोगे, सर 2 क्या आएगा, आएगा, 2 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि भाई cos sin स्क्वायर को चेंज करोगे 1 माइनस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर बीटा को भी चेंज करोगे 1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, और sin स्क्वायर गामा को भी 1 माइनस cos स्क्वायर गामा, तो 1 3 हो जाएंगे
और cos स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर बीटा, cos स्क्वायर गामा ऐड करके माइनस साइन कॉमन लेके उनका आंसर 1 आएगा, क्योंकि l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर 1 होता है, तो आंसर 2 आएगा। वेरी गुड, क्लियर है सभी को? yes, ठीक है भाई। अच्छा, बेसिक जैसे लाइक 10th में पढ़ते थे, तुम 11th में पढ़ा हुआ 3D में, कि अगर मुझे प्रूव करना है कि कोई राइट जो वर्टिसेस हैं, लेट्स से 3 वर्टिसेस दिए हुए, ए वर्टेक्स दे रखा है 1 0 2, बी वर्टेक्स दे रखा है मुझे -3 -2 3 और 1, और सी वर्टेक्स दे रखा है 0 4 -2, और मैं कह रहा हूँ ये वर्टिसेस चेक करके बताओ क्या ये राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं। तो राइट ट्रायंगल के वर्टिसेस चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक तो तरीका ये है कि मैं क्या करूं तो इसको बहुत तरह से कर सकते हैं। तो अभी मैंने वैसे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट बताना है, उससे भी हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट से भी। अच्छा, वैसे कैसे करोगे, डिस्टेंस अगर निकाल के करना है तो ए बी का डिस्टेंस निकालोगे, बी सी का डिस्टेंस निकालोगे और ए सी का, है ना। तीनों डिस्टेंस निकालने के बाद मान लो ए बी का डिस्टेंस आता है तुम्हारा √90, बी सी का डिस्टेंस निकाला आ गया √33 और ए सी का डिस्टेंस निकाला आ गया √40। तो मैंने नोटिस करा कि बी सी का स्क्वायर करने पर ए बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस थ्योरम वाला प्रॉपर्टी लग रहा है ना, पाइथागोरस ट्रिपलेट बन रही है। तो इसका मतलब मैं कह दूंगा कि देयरफॉर ABC इज अ राइट ट्रायंगल। कोई बताएगा एंगल, राइट एंगल कहाँ पे होगा, तो ये बताएगा कौन से एंगल, कौन से वर्टेक्स पे 90 डिग्री होगा, ये बताएगा कोई। अब अगर मुझे वर्टेक्स जानना है कि कहाँ पर होगा, सर ए पर। बताओ। हाँ, क्योंकि BC अगर हाइपोटेनस है तो BC के ऑपोजिट जो होगा वर्टेक्स ए होगा भाई 90 डिग्री। बिल्कुल ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया बेटा सभी को? yes, ठीक है। अच्छा, एक मैंने क्वेश्चन दे दिया सेक्शन फॉर्मूले पे कि 2 पॉइंट दे दिए P -2 3 सर और ऊपर 5। करना स्लाइड। हाँ बेटा, यस P एक पॉइंट दे दिया तुम्हें और एक Q पॉइंट दे दिया, 1 -4 3, 1 -4 और 3, और पूछा है कि फाइंड द पॉइंट वेयर YZ प्लेन मीट PQ। PQ जब ज्वाइन करेंगे तो एक लाइन सेगमेंट आएगी PQ, तो हमें बताना है कि PQ को YZ प्लेन कहाँ पे मीट करेगा, मतलब कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, और रेशियो भी बतानी है, ऑल्सो फाइंड रेशियो भी बताने कि किस रेशियो में इंटरसेक्ट करेगा, और पॉइंट भी निकालना है। तो रेशियो निकल जाएगा तो आंसर आ जाएगा, पॉइंट भी आ जाएगा। तो मान लेते हैं लेट PQ इज डिवाइडेड बाय YZ प्लेन इन किस रेशियो में मान लेते हैं, K:1 रेशियो मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, K:1 रेशियो, ठीक है, और इंटरनली मान लेते हैं, क्योंकि देखो जब रेशियो निकालनी है तो हमें ये तो पता नहीं कि इंटरनली डिवाइड कर रहा होगा एक्सटर्नली, हो सकता है इंटरनली ना डिवाइड कर रहा हो, आगे एक्सटेंड करने पे कट कर रहा हो, है ना। तो पहले जब हम फॉर्मूला लगाएंगे स्टार्टिंग में तो इंटरनली मान लेते हैं। अच्छा, ऐसा होता है कि अगर मान लो इंटरनली से रेशियो हमने निकाली, के की वैल्यू आई। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सबने K:1 क्यों ले लिया, M:1 लेते थे। सर। तो M:n को ही मैंने ऐसे लिख दिया बेटा, सर M/n। हाँ बेटा बोलो। सर आंसर 2:1 रेशो है। 2:1 आ रहा है रेशियो, हाँ बिल्कुल ठीक है बेटा, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे भाई क्वेश्चन लिखने से पहले सॉल्व कर लेते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, इंटरनली आ रहा है ना? यस सर। हाँ ठीक है बेटा, ओके। तो अगर आपका रेशियो हमने मान लिया K:1, देखो रेशियो मैंने क्यों माना है K:1, M:n मानते थे तो M:n को ही मैंने K बोल दिया, तो ऐसे बोल दिया K:1, ताकि वेरिएबल एक रहे। अगर मैं M:n लेकर भी सॉल्व करूंगा तो भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कि K:1 लेने से ही सॉल्व होगा, थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि एक ही वेरिएबल आ गया। तो M/n को ही मैंने K बोल दिया, तो K:1 बोल दिया रेशियो, ऐसे मतलब M/n में मैंने nn से डिवाइड करके ऐसे बोल दिया K:1 रेशियो, ये आपका K है। तो K की जो वैल्यू होगी वही रेशियो होगी। तो अगर K आता है 2/3 तो 2:3 रेशियो होगा, K की वैल्यू 2 आती है तो 2:1 रेशियो होगी। अच्छा, लेकिन स्टार्ट कैसे करोगे, आपको पता है कि अगर YZ प्लेन लाइक इन दोनों को PQ को डिवाइड कर रहा है K:1 रेशियो में, तो कोई बताएगा YZ प्लेन पर पॉइंट कैसा होगा। X 0 0। लेट एनी पॉइंट ऑन YZ प्लेन कैसा होगा, क्या लेंगे, 0 0 YZ ऐसा होगा ना, मतलब YZ प्लेन पर हमें पता है भाई X वाला कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहेगा। तो मैं क्या करूंगा, सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, बाय सेक्शन फॉर्मूला जो पॉइंट होगा, लेट से M मान लेते हैं, वो पॉइंट कैसा होगा, कैसे लिखा जाएगा,
ये आपको पता है x1 है, y1 है, z1 है, ये आपको पता है x2 है, y2 है, z2 है। आपने रेशियो लिया k:1, तो आप k को मल्टीप्लाई करोगे x2 से, m को मल्टीप्लाई करते थे ना x2 से, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, -2 से, और डिवाइड बाय क्या लिखोगे, k+1। अच्छा, फिर आगे वाले पॉइंट भी ऐसे लिखोगे, y और z वाले भी। अब आपको पता है कि आपको k निकालना है सबसे पहले, तो k कैसे निकालोगे, आपको पता है कि ये जो आगे वाला जो आपने x कोऑर्डिनेट लिखा है, क्या k-2 डिवाइड बाय k+1, ये क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0 भाई, क्योंकि हमें पता है कि भाई yz प्लेन पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो 0 से इक्वेट करना पड़ेगा, तो k की वैल्यू 2 आ गई। जैसे अभी किसी ने बोला कि भाई रेशियो क्या होगी, 2:1, बिल्कुल ठीक है। और इंटरनली क्योंकि पॉजिटिव आया, अगर ये नेगेटिव आता तो आप कह देते एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो, ठीक है। अगर नेगेटिव आ जाता k की वैल्यू, तो आप कह दो कि एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 2:1 रेशियो में, आंसर वही होगा, बस एक्सटर्नली बोल देना, ठीक है। अब फिर y और z तो निकाल ही लोगे जब k की वैल्यू पता लग गई तो, ठीक है, तो पूरा कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। क्लियर है, वो नहीं कर रहा मैं, हो जाएगा बेटा, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है अच्छा, क्वेश्चन ऐसे दे दिया कि अच्छा वेक्टर एक बार टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं, वेक्टर्स टाइप क्या क्या होते हैं। तो पहला मैंने बोला जैसे जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर क्या होता है, अभी मैंने बोला जिसका ना तो कोई मैग्नीट्यूड होता ना ही कोई डायरेक्शन होती है, उसको हम बोल देते हैं जीरो वेक्टर। मतलब टर्मिनल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों अगर एक ही जगह पे रह जाए तो उसको फिर जीरो वेक्टर बोल देते हैं, ठीक है भाई। अच्छा, आप सोचोगे फिर उसको वेक्टर ही क्यों बोला है, क्योंकि ना तो उसका मैग्नीट्यूड है ना ही कोई डायरेक्शन है, तो बस बोल दिया जीरो वेक्टर से, ठीक है भाई। इसको नल वेक्टर भी बोल देते हैं, नल वेक्टर, ठीक है ना। मतलब एक पॉइंट ले लो सिंपल सा, तो कोई भी पॉइंट जो एक तरह से हमारा क्या है, जीरो वेक्टर है। नेक्स्ट तो मतलब अगर ए पॉइंट लिया, ए पॉइंट ही लेकर बोल दिया, ऐसे बोल दिया ए ऐसा वेक्टर बोल दिया, तो ये जीरो वेक्टर भाई, नल वेक्टर है। मतलब स्टार्ट भी वहीं से और वहीं पर ही फिनिश कर दिया, टर्मिनल पॉइंट ले लिया, तो फिर वेक्टर जो होगा वो क्या बोला जाएगा, नल वेक्टर बोला जाएगा। फिर सेकंड होता है यूनिट वेक्टर, भी बताया मैंने। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है। अच्छा, अगर मान लो ए वेक्टर गिवन है आपको ऐसे, तो मैंने कहा था ए के यूनिट वेक्टर को कैसे लिखा जा सकता है, पता है, ऐसे लिखा जा सकता है। किसी भी यूनिट वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हो, ये लिख लो फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला नहीं, मतलब कुछ चीजें होती है, एक तो होती है कुछ टिपिकल फॉर्मूले होते हैं, कुछ होते हैं क्वाइट, मतलब आपको खुद समझ जाओ कि क्या बोल रहा है, क्या बोला जा रहा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि किसी भी यूनिट वेक्टर को अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, उसके डायरेक्शन कोसाइन लिखकर उनके साथ आई जे के लगा दो, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा ए का। और एलिमेंट क्या होंगे, उसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे। क्यों, क्योंकि जब तुम ए निकालोगे, ए का यूनिट वेक्टर निकालोगे, तो ऐसे लिखोगे ना, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। और सोच के देखो, जब वेक्टर आप लिखोगे तो ऐसे लिखते हो ना, और सबके नीचे अगर मैं मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो बात समझ में आ रही होगी जो मैंने बोली थी अभी ऊपर, कि ऐसा क्यों। यही तो आपका एल है, ये आपका एम है, और ये एन है, समझ में आ गया कि ऐसे क्यों लिखा है, ठीक है। तो किसी भी यूनिट वेक्टर को ध्यान रखना, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें एलिमेंट क्या होंगे, उसके डायरेक्शन कोसाइन होंगे, ठीक है। यूनिट वेक्टर तो पता ही आपको निकालते कैसे, वेक्टर को बस मैग्नीट्यूड से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, पर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये याद रखना है, ठीक है। कहीं ना कहीं मतलब यूज करेंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, एक क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो एक से ज्यादा तरीके से सॉल्व हो रहा होगा, मतलब वो कॉन्सेप्ट तुम कैसे भी लगाओ, तुम्हारा बस कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या पूछ रहा है, कैसे लगाना है। तो कई बार एक डिफरेंट अप्रोच से करने पर भी आंसर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैं अगर बोलूं इक्वल वेक्टर, ये नाम से पता लग रहा है, एक ऐसा वेक्टर, दो ऐसे वेक्टर जिनका भी मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो अगर ए और बी इक्वल वेक्टर है तो इसका मतलब है हैव सेम क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा एंड सेम डायरेक्शन, मतलब सेम डायरेक्शन में होंगे और मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, सेम होगा, तब बोलेंगे उन्हें हम इक्वल वेक्टर। फिर हो गया नेगेटिव वेक्टर, अगर मैं बोल दूं नेगेटिव वेक्टर, तो इसका मतलब नाम से पता लग रहा है, नेगेटिव वेक्टर मतलब एक वेक्टर जो दूसरे का नेगेटिव हो, इसका मतलब है अगर ए इक्वल टू माइनस बी है तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। डायरेक्शन ऑपोजिट, ऑपोजिट में होगी। जैसे पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड ले लो, अगर मैं ऐसे बोलूं ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर लेट से बी है, तो मैं कह सकता हूं कि ए जो वेक्टर होगा वो माइनस बी होगा, ठीक है भाई। क्योंकि यस दोनों सर। ऑपोजिट जो साइड होती है वो लेंथ तो इक्वल होती है लेकिन उनकी, लेकिन जब मैं डायरेक्शन ऑपोजिट लिए तो इस वजह से ए इक्वल टू माइनस बी, ठीक है।
फिर एक होता है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। अच्छा, बोलते हम कोलिनियर रे, तो जैसे पॉइंट लेते हैं 3, तो 3 पॉइंट कोलिनियर तब होते हैं जब वो एक लाइन में होते हैं, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जब वेक्टर कोलिनियर बोलते हैं तो उसका मतलब एक तरह से ये भी कह रहे हैं पैरेलल वेक्टर। कैसे वेक्टर? पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर बोल दो, कोलिनियर वेक्टर बोल दो, सेम बात है। ठीक है, मतलब एक ही लाइन में भी हो सकते हैं और पैरेलल भी हो सकते हैं, तो दोनों को ही कोलिनियर बोलते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि एक लाइन में ही होंगे तभी कोलिनियर बोलेंगे। तो मतलब अगर मैं बोलूं एक वेक्टर ऐसा ए और एक है बी, और दोनों पैरेलल है, और जो बी है वो ट्रिपल, मतलब उसका लेंथ जो है या मैग्नीट्यूड जो है वो ए से 3 थ्राइस है, तो ए और बी कैसे वेक्टर होंगे? और कोलिनियर होंगे। ठीक है, अच्छा अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जा रहा है तो भी ठीक है। अगर ऐसे भी है -3 है और ये ए है, तब भी क्या बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर ही बोलेंगे। तो मतलब कोलिनियर वेक्टर जब भी नाम भी आ जाए कि कोलिनियर वेक्टर है, तो उसका मतलब समझ जाना कि वेक्टर पैरेलल है, सेम डायरेक्शन वाले भी हो सकते हैं, ऑपोजिट वाले भी हो सकते हैं, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। क्लियर है? अगर सेम हो जाएगा तो फिर तो इक्वली बन जाएगा, अगर डायरेक्शन भी सेम है, पर जनरली उसी में आएंगे, कोलिनियर वेक्टर में ही आएंगे। तो कोलिनियर का मतलब बाय डिफॉल्ट ऐसे समझ जाना पैरेलल वेक्टर की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा अब दो वेक्टर अगर कोलिनियर है, इफ ए एंड बी और कोलिनियर, अगर बोल दिया तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, क्या कंक्लूड कर सकते हैं? पहली बात हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो ए वेक्टर होगा वो कुछ लैम्डा टाइम्स होगा बी का। यहाँ पर लैम्डा क्या है? कोई स्केलर, नॉन जीरो। ठीक है सर हाँ बेटा बोलो। सर जैसे हम फ्री वेक्टर्स बोलते हैं उसमें जब हम उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अगर हम क्या लेते हैं? फ्री वेक्टर्स। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर का ऐसा होता है कि जिसमें वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट्स क्या होते हैं? स्पेसिफाइड नहीं होते। मतलब जैसे हम पोजीशन वेक्टर लेते हैं, तो पोजीशन वेक्टर में हम पोजीशन वेक्टर का एक पॉइंट फिक्स कर देते हैं ना, ओरिजिन। तो फ्री वेक्टर होगी जिसमें इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा। क्लियर है? तो फ्री यस वेक्टर सर। होगी जिनका इनिशियल पॉइंट आपने फिक्स नहीं करा। क्लियर? और लोकलाइज क्या होंगे? ऐसी लोकलाइज होता है, एक नेगेटिव वेक्टर होता है, द वेक्टर ड्रॉन पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। तो मैंने अगर किसी एक वेक्टर के पैरेलल अगर कोई एक बनाया, क्या वेक्टर बना दिया, तो उसको मैं क्या कर दूंगा? लोकलाइज वेक्टर बोल दूंगा। लेकिन मैंने उसमें पॉइंट जो इनिशियल है वो स्पेसिफाई नहीं करा। जैसे ए और बी मैंने बनाए, तो मैंने ए वेक्टर के पैरेलल एक बी वेक्टर बना दिया, पर बी में मैंने पॉइंट स्पेसिफाई नहीं करा कि कहां से बनाया, बस पैरेलल बोल दिया, तो वो ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। ठीक है? यस और पैरेलल और कोलिनियर क्लियर है क्या होते हैं? ठीक है, तो मैंने कोलिनियर के लिए क्या डेफिनेशन बोली कि अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो दोनों वेक्टर क्या होंगे? एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल होंगे। मतलब ए जो होगा वो बी का कुछ टाइम्स होगा, जैसे 1/2 टाइम, -1/3 टाइम, 7 टाइम, 7/5 टाइम्स, कुछ ना कुछ स्केलर होगा। ठीक है, √2 टाइम्स भी हो सकता है। क्लियर है? अच्छा, इसी बात से एक और बात, एक और कंक्लूजन निकलता है कि अगर मैं कहता हूँ ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी है, तो इसका मतलब अगर ए वेक्टर ऐसा है, A1 i, A2 j, A3 k, और बी है हमारा B1 i, B2 j और B3 k, तो अगर मैं दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ तो इनके जो स्केलर कंपोनेंट होंगे वो इक्वल आएंगे, राइट? तो A1 इक्वल टू आएगा लैम्डा B1, A2 आएगा लैम्डा B2 और A3 आएगा लैम्डा B3। तो लैम्डा की जब वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? A1 के नीचे B1, A2 के नीचे B2 और A3 के नीचे B3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर कॉलिनियर हैं तो एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स होगा, ये बात भी सही है। दूसरी बात ऐसे बोल दो कि उनके डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन में, तो ये भी बात ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन में लिख दो, एक दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिख दो, ये भी वही बात कह रहा है। एक और बात, उनके जो यूनिट वेक्टर होंगे वो प्लस माइनस दोनों इक्वल होंगे, प्लस माइनस के। मतलब ए का यूनिट वेक्टर जो होगा वो या तो बी के यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा या नेगेटिव होगा। मतलब या तो सेम डायरेक्शन वाला होगा पैरेलल, या फिर ऑपोजिट वाला होगा। क्लियर है? तो ये यस तीनों कंडीशन किसके लिए? तीनों कंडीशन किसके लिए? फॉर कोलिनियर वेक्टर्स ए कॉमा बी। ठीक है, तो अगर दो वेक्टर कोलिनियर है तो ये तीनों बातें सेम बात बोल रही है। तो कभी आप लैम्डा टाइम्स लिखकर ऐसे बता सकते हो, या डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शन में रख के बोल सकते हो, या फिर ऐसे कह सकते हो कि उनके यूनिट वेक्टर जो है प्लस माइनस। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, इसके बाद आता है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब हो गया जैसे एक ही प्लेन के ऊपर, एक ही प्लेन के ऊपर मतलब जैसे एक वॉल है, उस वॉल पे आप कितने भी वेक्टर टेढ़े मेढ़े इधर उधर बना दो तो वो सारे कोप्लेनर हैं। कोप्लेनर मतलब वो एक वॉल यानी कि एक उस पे आगे, प्लेन पे आगे, तो उनको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। उसकी कंडीशन क्या होती है वो भी बताऊंगा मैं, वो जब हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तब कंडीशन बताऊंगा।
तो कोप्लेनर वेक्टर मतलब नाम से मतलब तो समझ में आ ही गया कि एक ही प्लेन पर जो वेक्टर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है। अच्छा बात है इंपॉर्टेंट वेक्टर एडिशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स कैसे करते हैं, ट्रायंगुलर ऑफ वेक्टर एडिशन, एडिशन ऑफ लेट्स से एक वेक्टर है ए से बी ऐसे, और एक है बी से सी, बी वेक्टर ले लेते हैं। तो जो ए सी वेक्टर होगा, ये तो पढ़ा होगा तुमने फिजिक्स में भी, कि जो ए सी वेक्टर होगा वो कैसे लिखा जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर, राइट, इन दोनों का रिजल्टेंट है ना। तो इसको ट्रायंगुलर ऑफ वेक्टर एडिशन भी बोल देते हैं कि मतलब जो दो सेम एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में, उसके बाद हमने क्या कर दिया, जो ए सी ऑपोजिट जो हेड इसका एरो हेड आ रहा है वो उनके साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ए प्लस बी का सम किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी, या इसको मैं सी बोल देता हूँ सी वेक्टर, तो जो सी होगा वो ए प्लस बी होगा। अच्छा अगर तीनों एक ही डायरेक्शन में तब क्या होगा, फिर इन तीनों में रिलेशन, मतलब ऐसे मान लो ए ऐसे, बी ऐसे और सी भी ऐसे, फिर क्या होगा, फिर हम लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मैं उल्टा ले लूं डायरेक्शन इसका, अगर मैं इसकी डायरेक्शन उल्टा ले लूं इस तरह से, ये वाला वेक्टर ले लेता हूं मैं, इसको मैं माइनस सी लिख देता हूं क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन ले रहा हूं, तो समझ में आ रहा होगा तुम्हें कि ए प्लस बी इक्वल टू माइनस सी होगा वेक्टर, तो माइनस सी को जब लेफ्ट साइड पे लेके आओगे तो ये तो बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, है ना, क्लियर है। यस सर। ठीक है। अच्छा ट्रायंगुलर लॉ, जैसे ट्रायंगल में आपको पता है कि इनइक्वालिटी, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी कि सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज क्या होगा, यानी कि अगर मैंने ए का मैग्नीट्यूड करा और बी का मैग्नीट्यूड करा, मतलब मैं ट्रायंगल की दो साइडों का सम कर रहा हूं, तो वो ऑलवेज क्या होगा, थर्ड साइड क्या है, सी वेक्टर, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, है ना, तो हमेशा इससे क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। पर इक्वल भी हो सकता है, कब होगा इक्वल, वैसे ट्रायंगल में तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ट्रायंगल में तो सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है, लेकिन इक्वल मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता था कि ए बी सी तीनों एक ही लाइन में होते, तो अगर तीनों पॉइंट ए बी और सी, ए बी और सी, तो ए बी जो आपका ए वाला वेक्टर है, बी सी आपका जो बी वेक्टर है, और ए सी जो पूरा सी वेक्टर है, वो तीनों अगर एक लाइन में आ जाते हैं तो फिर तो ये हो जाएगा ना कि ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड का सम इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए प्लस बी के होल मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, राइट, क्लियर है। इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर, इसलिए हमने क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल टू होगा, ठीक है भाई, क्लियर है। इसी तरह से एक और क्या, कि अगर लिखा है ए बी सी, ये लिखा है लेट से ए वेक्टर और ये लिखा है लेट से बी वेक्टर, तो कोई बताएगा ए सी वेक्टर कितना होगा, इस बार ए सी कितना आएगा, ए माइनस बी, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, दोबारा कितना होगा, ए बी माइनस ए वेक्टर नहीं होगा भाई, बी माइनस ए नहीं हो जाएगा, देखो डायरेक्शन देखो, बी ए और ए सी सेम उसमें जा रहे हैं एरो, और जो बी सी वाला है वो ऑपोजिट जा रहा है, तो जो बी सी वाला है इस बार जो बी वेक्टर है वो ए प्लस जो अननोन वेक्टर है ये ए सी, इनके सम के इक्वल होगा ना, मतलब ऐसा आएगा ना, बी ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर का सम इक्वल टू होगा बी सी वेक्टर, यही होगा ना। तो आपको बी ए पता है कि ए वेक्टर है, ये आपको नहीं पता, ये निकालना है, और इक्वल टू बी सी वेक्टर आपका बी है, तो बेटा ए सी वेक्टर जो आएगा वो बी माइनस ए नहीं हो जाएगा, यस सर, ठीक है, ठीक है, क्लियर है सभी को, यस सर। ठीक है, ओके। यस सर। नेक्स्ट है सिंपल एडिशन, वो तो कॉम्बिनेटिव होता है, तो पता है तुम्हें कि दो वेक्टर को ऐसे लिखो या ऐसे लिख दो, सम एक ही बात है। फिर अगर आप एसोसिएटिव आइडेंटिटी लगाओगे तो वो भी ठीक है भाई, ऐसे लिख सकते हैं ब्रैकेट चेंज करके, कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन में। ए के साथ अगर जीरो वेक्टर ऐड करोगे तो ए ही वेक्टर बनेगा, ये बात भी क्लियर है। किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बस ठीक है। और अगर किसी वेक्टर में उसका नेगेटिव वेक्टर ऐड कर देंगे तो जीरो वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। जीरो के ऊपर मैंने एरो इसलिए लगा दिया क्योंकि वो जीरो वेक्टर हम बोल रहे हैं उसे, जीरो स्केलर नहीं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब आता सर है, आपने सेकंड प्रॉपर्टी में सेम ही लिख दिया, कौन सी बेटा, सेकंड हाँ प्रॉपर्टी, एक ये वाली ना, नो सर जो आपने सेकंड लिखी वो ऐसे बिल्कुल सेम ही लिख दिया, अच्छा मैंने सेम ही लिख दिया सेकंड में, हाँ वो ब्रैकेट चेंज नहीं करे मैंने, हाँ यहाँ लिख दो, ठीक है, क्लियर क्लियर। यस सर, इसके बाद आता है अच्छा वेक्टर में भी सेक्शन फॉर्मूला लगाना, तो कैसे लगाएंगे, लेट्स से
एक पॉइंट है, लेट्स से ओरिजिन से लेते हैं, 3D सिस्टम ले लेते हैं। हमें दे रखा है ऐसे, एक पॉइंट दे रखा है ए जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ए वेक्टर, एक पॉइंट दिया हुआ है बी जिसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है बी वेक्टर, और इन दोनों को लाइन जॉइनिंग को एक सी पॉइंट डिवाइड करता है जिसका पोजीशन वेक्टर हमें निकालना है, और ये डिवाइड कर रहा है सी ए बी को किस रेशियो में, m/n रेशियो में। तो अगर सी पॉइंट ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है AC/CB, तो फिर जो सी का पोजीशन वेक्टर होगा वो कैसे लिखा जाएगा, ए वेक्टर को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, m को पहले मल्टीप्लाई करोगे किससे, सेकंड पॉइंट से करते थे ना, यहाँ पर सेकंड वेक्टर से कर दो, तो m को मल्टीप्लाई कर दो b से और n को मल्टीप्लाई कर दो a से, और डिवाइड बाय क्या कर दो m प्लस, जैसे हम सेक्शन फॉर्मूला पॉइंट में लगाते थे पॉइंट निकालने के लिए, इसी तरह से वेक्टर में भी लगाएंगे। ठीक है, तो जो c वेक्टर होगा हमारा वो क्या होगा, m टाइम्स b वेक्टर प्लस n टाइम्स a वेक्टर प्लस m प्लस n। अगर इंटरनली है तो प्लस और एक्सटर्नली होगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर है? यस सर। अच्छा, सेंट्रोइड तो याद होगा आपको, क्या होता था ट्राइंगल का, किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता था, याद है? ए बी सी 3 पॉइंट होते थे, x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3। तो सेंट्रोइड एक ऐसा पॉइंट होता था जहां पर मीडियन मीट करते थे, याद है? यस सर। इस पॉइंट को हम जी नाम दे देते थे सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला था वो क्या होता था, x1 x2 x3 डिवाइड बाय 3, ऐसी y के लिए ऐसी z के लिए। और सेंट्रोइड का एक मेन पॉइंट होता है क्या, कि सेंट्रोइड हर मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब AG/GD, ऐसे ही BG/GE और CG/GF। ये रेशियो जो होगी हमेशा क्या रहेगी, 2:1। 2:1 कहां से लेनी है, वर्टेक्स से लेना है पहले, AG/GD और BG/GE एंड CG/GF, ये रेशियो ऑलवेज क्या रहेगी, 2:1। प्रूव भी कर सकते हैं पर याद रखो ये चीज। ठीक है, अब आता है दो वेक्टर का जब मैं कहता हूं प्रोडक्ट निकालो। सर अच्छा, मैंने कहा एक, सर रिपीट करना ऊपर इंटरनेट कनेक्शन का। मैंने सेंट्रोइड में क्या बोला, सेंट्रोइड जो होता है एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर सारे ट्रायंगल के मीडियन मीट करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ, और हमेशा वो एक पॉइंट पे मीट करेंगे, ये भी कंफर्म है। अच्छा, तो जी जो कोऑर्डिनेट होगा सेंट्रोइड का वो ऐसे लिखा जाता है, x1 + x2 + x3/3, y1 में भी ऐसे ही y1 + y2 + y3/3, z1 + z2 + z3/3। और जो मीडियन होता है वो सेंट्रोइड क्या करता है, हर मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैंने AG से GD लिया, BG से लेकर GE और CG से लेकर GF, ये रेशियो ऑलवेज क्या रहेगी, 2:1 रहेगी। ठीक है, यस सर। मतलब सेक्शन फॉर्मूला लगाकर, मतलब मैं रेशियो अगर निकालना चाहूँ तो इस तरह से प्रूव कर सकता हूँ, 2:1 रेशियो में आएगा। फिर आता है एक क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, फाइंड अ वेक्टर विद मैग्नीट्यूड, मैंने मैग्नीट्यूड बोल दिया, विद मैग्नीट्यूड 8 units and is in the direction of b वेक्टर दिया हुआ है I + 2j - 3k। मैंने कह दिया एक ऐसा वेक्टर लिखो जिसका मैग्नीट्यूड तो 8 यूनिट हो पर वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो। तो कैसे निकालेंगे वो वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर A विद मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स, मतलब मुझे किसी ने 8 यूनिट उसका मैग्नीट्यूड दे दिया, और वेक्टर A कैसे लिखा जाता है, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, और बोल दिया कि B की डायरेक्शन में, तो क्या आएगा, मुझे, हाँ। तो सबसे पहले हमने बेसिक सीखा था कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एग्जैक्टली तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनके यूनिट वेक्टर जो होंगे वो सेम होंगे, क्योंकि यूनिट वेक्टर का काम ही क्या होता है, सिर्फ सिग्निफिकेंस उसका ये होता है कि वो हमें डायरेक्शन देता है, उसका मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज 1 रहता है। तो अगर मैंने बोल दिया कि मेरा वेक्टर बी की डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली बात है कि ए का यूनिट वेक्टर और बी का यूनिट वेक्टर सेम ही होंगे, और बी का यूनिट वेक्टर तो मैं निकाल सकता हूँ कैसे, बी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। कितना आएगा मैग्नीट्यूड, 1² 1 ही आएगा, 4 + 9 कितना हो गया, √14। तो ये ए का क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया। तो अब ए वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, मैग्नीट्यूड जो कि 8 यूनिट्स है, और ये जो आपका यूनिट वेक्टर आया कितना, I + 2j - 3k डिवाइड बाय √14, बस ऐसे लिख के छोड़ दो। ठीक है, ठीक है भाई। यस सर। Yes, sir. ओके, अब आता है वेक्टर्स का प्रोडक्ट।
डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर, तो उसमें पहला आता है वेक्टर प्रोडक्ट्स। तो उसमें पहला प्रोडक्ट आता है जिसको बोलते हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट भी बोल देते हैं। तो दो वेक्टर को हम स्केलर या डॉट प्रोडक्ट निकालने का मतलब क्या है, जैसे मैंने ए वेक्टर लिया और बी वेक्टर लिया, तो बीच में डॉट लगा देते हैं, तो इसको बोल देते हैं डॉट या स्केलर प्रोडक्ट। तो डॉट तो मतलब लगाने की वजह से हो गया कि डॉट लगा दिया। स्केलर मतलब क्यों बोला हमने, क्योंकि जो आंसर आएगा इन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करने पर वो कैसा आएगा, स्केलर आएगा। मतलब ये जो आंसर आएगा कैसा आएगा, स्केलर आएगा, मतलब वेक्टर नहीं आएगा। हाँ, इसका एक एग्जांपल तुमने फिजिक्स में से पढ़ा होगा, वर्क डन पढ़ते हो ना, वर्क डन। वर्क डन मतलब मैंने फोर्स लगाया ऐसे किसी बॉडी पर और लेट्स से बॉडी ऐसे चली गई, ठीक है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में लेट्स से मुझे एंगल दिया हुआ है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के दोनों क्या होते हैं, दोनों क्या होते हैं भाई, वेक्टर वेक्टर होते क्वांटिटी। हैं। इन दोनों के बीच में मैंने एंगल ले लिया थीटा, इन दोनों के बीच में एंगल ले लिया थीटा। अब आपको पता होगा वर्क डन जो होता है वो स्केलर होता है, याद है। यस सर। वर्क डन एनर्जी होती है, मतलब एनर्जी या कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो वर्क डन और एनर्जी आपके स्केलर होते हैं, जिनके ऐसा यूनिट हम जूल लेते थे, तो स्केलर है। अब वर्क डन आपको पता होगा, ये भी पता होगा कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करके निकलता था ना, cos थीटा। और बीच में हम क्या लगाते थे, डॉट लगाते थे। डॉट क्यों लगाया, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वर्क डन जो होता है वो बेसिकली होता है कितना फोर्स लगाया आपने और कितना वो डिस्प्लेस हुआ, उन दोनों का प्रोडक्ट। लेकिन हमें जो फोर्स हमें चाहिए या डिस्प्लेसमेंट जो चाहिए वो दोनों सेम डायरेक्शन में चाहिए। तो अब अगर मैं एफ और एस को मल्टीप्लाई कर देता हूं डायरेक्टली तो गड़बड़ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उनके बीच में एंगल थीटा था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले लेट्स से मैंने फोर्स था इस डायरेक्शन में लगाया एफ और डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फोर्स की डायरेक्शन में लेट्स से मैंने वो कंपोनेंट निकाल लिया। लेट्स से यहाँ पे एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। और अब आपको ट्रिग्नोमेट्री में पता है कि लेट्स से अगर ये एंगल थीटा है तो लेट्स से मैं cos थीटा निकालता हूं, तो cos थीटा कितना आएगा भाई, cos थीटा कितना हो जाएगा, cos क्या होगा, OF OF डैश OF नहीं, इसको पॉइंट मान लेता हूं, चलो m मान लेता हूं, इसको n मान लेता हूं। अब बोलो क्या आएगा, OM डिवाइड बाय ON आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब आपको ये भी पता है कि अगर आपको निकालना है OM, तो OM की वैल्यू कितनी आएगी, ON मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, राइट, यही आएगा, ठीक है। और ON आपका क्या है, ON आपका जो डिस्प्लेसमेंट था उसकी लेंथ ही तो है, मैग्नीट्यूड ही तो है उसका, है ना, यही तो है भाई, क्लियर है। यस सर। तो अब आपका जो वर्क डन था वो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन जो फोर्स ले रहे हैं हम और डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वो लेंगे जो फोर्स की डायरेक्शन में, मतलब ऐसे नहीं कि कोई भी डायरेक्शन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं। तो वर्क डन कैसे निकालते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट फोर्स की डायरेक्शन में ही होनी चाहिए डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो वही रखोगे आप, और जो डिस्प्लेसमेंट है फोर्स की डायरेक्शन में वो आप निकाल चुके हो, कितनी आई है, वो आपका यही तो है, OM कितना है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय cos थीटा। और इसी को हमने क्या बोल दिया, ऐसे बोल दिया F डॉट S, मतलब जो डॉट लगाया उसका मतलब हमने बोल दिया कि यही मतलब इसका कि फोर्स का मैग्नीट्यूड S डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड साथ में cos थीटा, ठीक है भाई, यस सर। क्लियर। यस सर। तो ये आपका हो गया स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो बेसिकली क्या आता है, स्केलर आता है। तो ये इसका सिग्निफिकेंस हो गया कि कैसे निकालते हैं। तो दो वेक्टर को अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इनटू में cos थीटा। लेकिन अगर मान लो एंगल पता ही नहीं है, फिर कैसे निकालेंगे, फिर तरीका ये है कि ए डॉट बी निकालना है, ए के और बी के आपस में दोनों क्या ले लो, जो रेक्टेंगुलर जो स्केलर कंपोनेंट्स है उनको मल्टीप्लाई कर दो कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब A1 को B1 से, A2 को B2 से और A3 को B3। आप कहोगे सर बाकी वाले कहाँ चले गए, मतलब ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही है जो मैंने पहले वाला लिखा है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा। फिर अब आप कहोगे सेकंड जो मैंने फॉर्मूला लिखा वो कैसे लिख दिया ऐसे, अगर एंगल नहीं पता तो मान के चलो ऐसे ए आपका वेक्टर ऐसा था, A1i A2j A3k, और बी वेक्टर था आपका B1i B2j B3k। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, डॉट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, सोच के देखो, इसको A1i को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, B1i से भी मल्टीप्लाई करोगे, B2j से भी करोगे और B3k से भी करोगे। अब सोच के देखो, जब A1i को आप मल्टीप्लाई करोगे B1i के साथ, तो A1 B1 ये तो स्केलर है तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब i के साथ i करने पे सोचो क्या आएगा, i को अगर i से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा, 0। इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से भाई i को अगर i के साथ डॉट करेंगे तो i और i के मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, 1 होते हैं।
अच्छा, 1 उनके बीच में तो लेकिन मैं एंगल भी बता सकता हूँ कितना होगा, क्योंकि आई और आई तो सेम सेम डायरेक्शन वाले हैं, तो cos 0 पे क्या होता है, 1 1 होता है, तो 1 आएगा। लेकिन तो इसमें आंसर क्या आ गया, A1 B1 आ जाएगा। लेकिन जब आप A1 I को, अब आप क्या करोगे, A1 I को मल्टीप्लाई करोगे B2 J के साथ, तो सोचो क्या आएगा, A1 और B2 तो चलो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेकिन आंसर 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि I और J तो भाई x और y एक्सिस की डायरेक्शन वाले यूनिट वेक्टर है, तो परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर है तो cos 90 0 होता है, इसलिए वो आएंगे ही नहीं। तो सिर्फ A1 B1 आएगा, A2 B2 आएगा और A3 B3 आएगा, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. तो ऐसे ये फॉर्मूला हमने क्या कर दिया, जनरेट कर दिया। तो एंगल अगर पता है तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा दो भाई, ए डॉट बी वाले वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड cos थीटा, जिसमें थीटा क्या है हमारा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए एंड बी। और वैसे अगर एंगल नहीं पता तो फिर ये तरीका है कि उनके जो स्केलर कंपोनेंट्स है कॉरस्पॉन्डिंग, उनको आई जे के अलाउ उनको क्या करो, मल्टीप्लाई करके एड अप कर दो, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं एंगल की बात करूं, cos थीटा, अगर दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है तो फिर वो ऐसे ही निकालेंगे, उनका डॉट निकालकर जो ऊपर सेकंड वाले तरीके से, और उनके मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो एंगल भी पता लग जाएगा। लेकिन जब एंगल निकालते हैं एक चीज का याद रखना है, जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दिया, ये लेट से ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और मैंने दोनों वेक्टर दे दिया आपको, ए वेक्टर दे दिया लेट से, अच्छा यहाँ पर ये लिखा है थीटा, और थीटा की चलो मैं वैल्यू भी दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने दे दी पाई बाय, चलो एंगल डिग्री में दे देता हूँ, ये मैंने एंगल दे दिया 80 डिग्री। तो कोई बताएगा ए और बी में कितना डिग्री एंगल है, एंगल बिटवीन कितना है ए एंड बी, कोई बताएगा कितना डिग्री? हाँ भाई, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कितना है, 80, क्या लिखा? हाँ 100 होगा भाई, 100 क्यों, देखने में तो 80 लग रहा है भाई। जब भी हम एंगल निकालते हैं ना, तो ये याद रखना है कि जो वेक्टर्स होने चाहिए वो कोई इनिशियल वेक्टर होने चाहिए। कोई इनिशियल का मतलब क्या है कि ए के पॉइंट से ओरिजिनेट होनी चाहिए। तो ये तो बी वाला वेक्टर तो ठीक है, ओ से ओरिजिनेट हो रहा है, पर जो ए वाला वेक्टर है वो तो ओरिजिन की तरफ मतलब जो ओ है पॉइंट उसकी तरफ आ रहा है, उससे ओरिजिनेट नहीं हो रहा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको आगे ऐसे एक्सटेंड कर दो, तो आगे वाला वेक्टर भी अब ए ही है। तो अब दिख रहा होगा तुम्हें, अब एंगल कौन सा, अब तो कोई इनिशियल बन गया ना, तो अब ये वाला एंगल लेंगे 180 माइनस थीटा, तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो जो एंगल हम लेते हैं वो याद रखना, जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालेंगे तो वो कोई इनिशियल वेक्टर होना चाहिए, नहीं है तो उनको बना देना ऐसे, ठीक है, क्लियर है? और फिर लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट लगा देना। सभी को क्लियर बेटा? यस सर। बोलो बोलो भाई, ठीक है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखते हैं कितने बच्चे बताएंगे। ए वेक्टर का स्क्वायर कर दिया मैंने, जब मैं स्क्वायर करता हूँ ना तो ऐसे समझना, अभी क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्कस करेंगे, पर जब स्क्वायर लिखते हैं तो सोच लेना उनका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे ए वेक्टर को ए वेक्टर के साथ, तो वो डॉट वाला ही करते हैं बाय डिफॉल्ट। मतलब अगर कभी भी ए का स्क्वायर लिखा हो तो उसको क्रॉस वाला प्रोडक्ट नहीं लिखते, ठीक है, तो ये याद रखना। एक तो मतलब ये फॉर्मूला नहीं, बाय डिफॉल्ट है कि भाई ऐसे ही लेते हैं। दो प्रोडक्ट होते हैं, डॉट भी होता है क्रॉस भी, पर जब स्क्वायर लिखा होगा ना तो बाय डिफॉल्ट वो डॉट वाला ही होगा। तो अगर मैं तुम्हें कह दूं कि ए का मैग्नीट्यूड है लेट्स से 8, तो कोई मुझे बताएगा ए वेक्टर का अगर स्क्वायर कर दिया तो क्या आंसर आएगा? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन। एक मिनट रुको, पोल कनेक्ट करा लेता हूँ, बताना होता है, एक मिनट। पोल मैंने लॉन्च कर दिया। ए ऑप्शन है 16 आएगा, 64 आएगा, 32 आएगा, डी ऑप्शन है 29। चलो ए स्क्वायर बताना है क्या आएगा अगर ए का मैग्नीट्यूड गिवन है 8, 16, 64, 32 या 29। अच्छा भाई 32 तो मैंने वैसे ही दे दिया, सब पता लग रहा है सभी को कि 32 तो आएगा ही नहीं, ठीक है, तो इसको हटा ही देते हैं। ओके, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन में से बताना है क्या आएगा। चलो भाई बस इतना ही टाइम देते हैं। ओके, जो मेजोरिटी बच्चे बोल रहे हैं वो कह रहे हैं 16। ओके, सरप्राइजिंगली। अच्छा, कुछ लॉजिक तो लगाया होगा जो 16 बोल रहे हैं भाई। मैंने अभी बोला ए का स्क्वायर जब करते हैं तो ऐसे लिखते हैं ए डॉट ए, और आपको डॉट पता है कि डॉट प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड,
ए डॉट ए का भी मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड दोबारा, और साथ में कॉस एंगल लिखेंगे। अब मुझे बताओ अगर सेम वेक्टर है तो उनके बीच में तो कोई एंगल ही नहीं है। सेम वेक्टर मतलब वो सेम ही वेक्टर हो गए तो उनके बीच में एंगल क्या लेंगे, 0 डिग्री में, वो तो लाइक कोइंसाइड कर जाएंगे। तो अगर cos 0 लिखते हैं तो बेटा cos 0 क्या होता है, 1 ही तो आता है। तो सिर्फ मॉड a का स्क्वायर नहीं आ गया, और मॉड a का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर कितना आएगा भाई, 64। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगा, बी होगा भी करेक्ट। जो मेजॉरिटी बच्चे हैं वो कह रहे हैं फर्स्ट ऑप्शन 16। बेटा कैसे कह रहे थे 16? सभी को आ गया क्लियर? क्लियर है भाई? ठीक है, ऐसे मत करो भाई, ठीक है, मतलब बता दिया तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इसलिए कराया था कि a का स्क्वायर क्या होता है, पहले ही समझा दिया था और क्यों होता है। अब ये फॉर्मूला बन गया, मतलब ये याद रखना। अच्छा मतलब अगर ऐसे भी लिखा है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो भी ऐसे लिखा जा सकता है, सॉरी मॉड का स्क्वायर ऐसा लिखा जा सकता है। इसको वैसे ओपन करोगे तो कैसे ओपन होगा, ऐसे ओपन होगा, a का स्क्वायर b का मॉड स्क्वायर प्लस 2a डॉट b। अच्छा वैसे तो ऐसे आएगा a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab, लेकिन जब स्क्वायर कर रहे हो तो इनको ऐसे भी लिख सकते हो, मॉड a का स्क्वायर मॉड b का स्क्वायर प्लस 2, इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हो 2 मॉड a मॉड b और साथ में cos थीटा, और ये किसके इक्वल होगा, मॉड a प्लस मॉड b मॉड a प्लस पेट्रोल पंप फालतू में फूकना का होल स्क्वायर। कोठे तक मैं पैदल चल लूंगा। ये कोठी आ जाना फोन आर्यन म्यूट पे बेटा, आर्यन म्यूट पे। हाँ ठीक है बेटा, सभी को क्लियर है? ओके ठीक है, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। स्केलर प्रोडक्ट जो हमने करा इससे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, एप्लीकेशंस सीखेंगे क्या होती है, फिर उसके बाद आपका क्रॉस प्रोडक्ट, फिर उसके बाद कुछ वेक्टर स्केल जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए वो करेंगे, फिर लास्ट टॉपिक एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी होता है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, ओके तो बेटा ये पढ़ के आना, मतलब आज ज्यादातर मैंने फॉर्मूले बेसिक कॉन्सेप्ट ही सिखाए हैं, क्वेश्चन तो कम ही कराए। ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes. Yes, sir. चलो Yes. थैंक यू ऑल, Thank you. Good evening. ओके। थैंक यू सर।